द बॉयज फैमिली कम टू आरव हाउस। सो गाइस, लेकर आ गए हैं हम ऑडियो सीरीज़ की एक नई स्टोरी, जहां पर लड़के की फैमिली एक बार फिर आरव के यहाँ जाने वाली है। जी हाँ, आपने सही समझा, यानी कि लड़के की सिस्टर और आरव का एक बार फिर मिलन होने जा रहा है। और इस दौरान लड़के का क्या क्या होता है इस स्टोरी में देखिए, मज़ा आएगा। इनसाइड द स्टोरी। हमारे ऑडियो सीरीज़ का कारवां दिसंबर के महीने में आ चुका है और यहाँ तक का हाल अगर हम आपको बताएं तो लड़के के हाफ ईयरली एग्ज़ाम अभी अभी ख़त्म हुए हैं। शायद से दिसंबर का तीसरा हफ्ता है और यह 2025 साल जाने को है। आरव के भी एग्ज़ाम जल्दी हो गए क्योंकि उसकी बोर्ड क्लास है और फिर अगले महीने जनवरी के लास्ट में उसके प्री बोर्ड होंगे। एग्ज़ाम होने के बाद आरव को स्कूल से 15 दिन की न्यू ईयर तक की विंटर वेकेशन मिली होती है। और अब बात करें लड़के की, तो लड़के की लोकल क्लास है 11th, तो उसके एग्ज़ाम 19 तारीख तक समाप्त हो चुके हैं। तो अब इस स्टोरी के मेन चैप्टर पर आते हैं। तो आज की स्टोरी का टॉपिक है कि लड़के की फैमिली एक बार फिर आरव के यहाँ जाने का प्लान बना रही है। और हम आपको बता दें कि लड़के की फैमिली के जाने का उद्देश्य, क्योंकि नवंबर और दिसंबर के बीच में दोनों फैमिली के बीच एक ट्रिप प्लान होती है। फिलहाल ऑडियो सीरीज़ की इस स्टोरी में आरव के यहाँ का विंटर वेकेशन और हिमांशी आरव के मिलन के दौरान लड़के का सूरत हाल जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात उस दिन की है जब लड़का अपना फाइनल पेपर देकर घर आया और उसने देखा कि उसकी मम्मी फ़ोन पर किसी से बात कर रही है और वहाँ और कोई नहीं, आरव की फैमिली है, जहाँ पर लड़के की मम्मी आरव की मम्मी से बात कर रही होती है। इस दौरान लड़की बातचीत लड़के को सुनाई देती है और उसे यह सुनाई देता है कि उसकी फैमिली आरव के यहाँ जाने वाली है। यह सुनकर लड़के का हाल, शरीर दहल गया, चेहरा पसीना पसीना हो गया और उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मानो वह छाती चीर के बाहर आना चाह रहा हो। फिर हमें शाम का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पापा घर पर आ चुके हैं और लड़के की मम्मी और हिमांशी लड़के की सिस्टर तीनों साथ में बैठे होते हैं और तीनों के बीच इस विषय में चर्चा चल रही होती है। जहाँ पर लड़के की मम्मी फ़ोन पर बात कर रही थी तो उनकी मीटिंग के दौरान तारीख तय होती है, यानी कि 21 दिसंबर। यह डेट फाइनल हो जाती है और फिर लड़के की दीदी का हाल। लड़के की दीदी यह सुनकर इतनी खुश हो जाती है कि बसंत की बहार में बहुत सारे फूल एक साथ खिल गए हो, क्योंकि यह उसके लिए एक्साइटमेंट था। उसे नहीं पता था कि वह एक और बार आरव से मिलने वाली है। यह चीज़ उसके लिए आउट ऑफ द सिलेबस थी। और यह सुनने के बाद लड़के की हालत कि जैसे वह सुध-बुध खो बैठा हो। उस रात उसे खाना भी सही से नहीं खाया जा रहा था और जब वह सोने गया तो उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसकी बेचैनी एक बार फिर बढ़ने लगी। और कभी कभी तो लड़के को सपने में उन दोनों का साथ दिखता है, जिसके कारण वह सो नहीं पाता। और रात में उसकी आंखें इस कदर फटी फटी रह गई कि मानो वह एक उल्लू की तरह पेड़ पर बैठा हो, मतलब पेड़ पर बैठा हो। लड़के की रात जैसे तैसे कटती है और फिर सुबह हो जाती है। और हम आपको बता दें कि लड़के को भी ठंड की छुट्टियां मिल चुकी हैं। छुट्टियों का मतलब मज़े ही मज़े, लेकिन लड़के के लिए छुट्टियों का मतलब कालकोठरी की सजा। और अब बात करें दीदी की सहेली की, तो वह यहाँ तक लड़के को अपना भाई मान चुकी थी और अपना भाई समझकर वह उसे कभी कभी फ़ोन करती। और ऐसे ही एक दिन उसकी सहेली ने लड़के को फ़ोन किया और फिर उन दोनों के बीच कन्वर्सेशन। सिस फ्रेंड: हेलो रोहन, गुड मॉर्निंग भैया। बॉय: गुड मॉर्निंग पारो दीदी। सिस फ्रेंड: और एग्ज़ाम हो गए आपके? बॉय: हाँ दीदी, कल ही ख़त्म हो गए। मैं आशा करता हूँ कि मैं अच्छा स्कोर करूँ। सिस फ्रेंड: ऑफ कोर्स, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। बॉय: थैंक यू दीदी। सिस फ्रेंड: यूर वेलकम रोहन, और क्या चल रहा है आपके यहाँ? बॉय: सब ठीक चल रहा है दीदी, और आप बताइए। सिस फ्रेंड: मेरे यहाँ भी सब ठीक। अरे हाँ, कल हिमांशी का कॉल आया था, मतलब तुम्हारी सिस्टर का। बॉय: क्या दीदी, क्या उसने मेरी दोबारा शिकायत की? सिस फ्रेंड: अरे नहीं नहीं रोहन, घबराओ मत भैया, बल्कि वह तो बहुत खुश लग रही थी। बॉय: खुश लग रही थी, पर क्यों? सिस फ्रेंड: वह बता रही थी कि आप लोग आरव के यहाँ जाने वाले हो, और पता है वह बहुत खुश थी। मुझे कह रही थी कि पारो, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ अपने आरव भैया से मिलने के लिए। दोनों के कन्वर्सेशन के बीच लड़का दीदी की सहेली से यह बात सुनता है और यह सुनने के बाद
उसका वो हाल होता है कि यह सुनने के बाद वह इस कदर जम जाता है कि जैसे कि वह एक चट्टान हो और उसे कोई भी घूसा मार के तोड़ दे। जैसे लड़के की दीदी हमेशा आरव के साथ होती है, जिससे लड़के का चट्टान रूपी दिल टूटकर बिखर जाता है। सिस फ्रेंड, और उसने तुम्हारे मम्मी पापा के साथ मिलकर सारी प्लान निकाल ली है। आपके मम्मी पापा का भी प्लान रेडी है और आपके प्लान के मुताबिक आप 21 तारीख को निकल जाएंगे। और रोहन भैया, कैसा लग रहा है अपने कजिन भाई के यहाँ जाने के लिए? खुश हो ना? बॉय, खुश भी हूँ और उदास भी हूँ। सिस फ्रेंड, रोहन, आई नो भैया कि तुम उदास क्यों हो, लेकिन अब कुछ भी तो नहीं किया जा सकता। मुझे पता है कि तुम अपनी सिस्टर के लिए बेचैन हो, पर एक बार यह सोचो कि हर बार तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हें हर्ट ही किया है, और वहाँ पर तुम क्या उम्मीद कर रहे हो? वह दोनों तो तुम्हारे सामने एक दूसरे से मिलेंगे और हो सकता है कि उन दोनों का साथ तुम्हें हर्ट करे और एक लेवल के बाद तुमसे बर्दाश्त न हो। और यह सब बचकानी हरकतें हैं कि अपनी दीदी को किसी और को गले लगाते हुए देखना और अपने अंदर जलन की भावना आना, क्योंकि उन्हें उससे ही क्यों गले लगाती है। रोहन, अब तक तो तुम्हें समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारी सिस्टर ऐसी ही है, और प्लीज़ उससे प्यार की एक्सपेक्टेशन मत करो कि वह तुम्हें भी प्यार करे, तुम्हें भी गले लगाए। वह दोनों क्या करे, एक दूसरे के साथ मस्ती करे, एक दूसरे के साथ खेले, एक दूसरे को खिलाए, या तुम्हारी सिस्टर उसे गोदी में सुलाए, या वह एक दूसरे को गले लगाए। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ही काम आती है। हमें पता है ना, तुम्हारा कज़न भाई अभी छोटा है और जिस लेवल में तुम हो अभी वह उस लेवल में भी नहीं है, और उसकी कंडीशन तो तुम्हें पता है ना। मुझे भी नहीं पता थी, तुम्हारी सिस्टर ही मुझे बताती थी कि उसका कोई भाई बहन नहीं है, वह अपने घर पे इकलौता है। इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम्हारी सिस्टर को आरव को दीदी की बहुत आवश्यकता है, जो उसकी अच्छी दोस्त भी हो और उसे भाई बहन की कमी भी महसूस न कर होने दे। उसे यहाँ न लगे कि मेरा कोई भाई नहीं है, और हिमांशी उसे कभी भी यह महसूस नहीं होने देती। इसलिए रोहन भैया, जिस सिचुएशन में तुम बेचैन होते हो ना, इस सिचुएशन में अपने आप को मजबूत बनाओ और तुम्हें मैच्योरिटी दिखानी होगी। मुझे पता है तुम्हें तकलीफ़ होगी, लेकिन एक बार यह सोच कर देखो कि तुम्हारे कज़न भाई को एक सिस्टर का सहारा मिल रहा है, और शायद तुम्हारी सिस्टर को वह अपनी सिस्टर मानता है। इसलिए अच्छा होगा रोहन भैया कि तुम उन दोनों के बीच इंटरफेयर ना करो तो अच्छा होगा। उफ, मैं भी ना, कल तुम्हें निकलना है और मैं भी कहाँ तुम्हें समझाने लग गई। तुम्हें तो पैकिंग करनी होगी ना। रोहन, एक काम करो, तुम अपनी फैमिली के साथ पैकिंग कर लो, और हाँ, जो मैंने समझाई उसे याद रखना। यह कहकर लड़की की दीदी, मतलब उसकी सिस्टर, कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। मतलब दीदी की सहेली कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, और उसके बाद लड़के को ना चाहते हुए भी मजबूरी में अपनी फैमिली के साथ पैकिंग करनी होती है, और पूरा दिन बीत जाता है जहाँ पर लड़के की फैमिली का पूरा सामान पैक हो जाता है। एक बैग में मम्मी पापा के कपड़े, एक छोटा सा बैग होता है जहाँ पे लड़के की मम्मी और उसकी सिस्टर का मेकअप का सामान होता है, और एक लड़के का बैग होता है जिसमें उसके कपड़े होते हैं। और फिर लड़के के घर में सभी डिनर कर रहे होते हैं, पर लड़के के घर में कल की और होता है, मानो कल की वह बातें उसके दिमाग में घड़ी के कांटे की तरह घूम रही हो कि मुझे फिर से वही सब दिखेगा। डिनर के बाद लड़के की दीदी बर्तन साफ करती है, और थोड़ा बहुत किचन साफ करने के बाद मम्मी पापा और लड़के की दीदी कुछ देर तक बैठकर आपस में बातें करते हैं और कल के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। और कुछ देर साथ बैठने के बाद उनके सोने का टाइम हो जाता है, जहाँ पर लड़के की दीदी तो अपने रूम में चली जाती है और लड़के के मम्मी पापा जल्दी सो जाते हैं। और इधर लड़के की हालत, उसके अंदर यही बातें लहरों की तरह हिलोरें मार रही होती हैं, और यह बात सोचते सोचते उसके 12 बज जाते हैं, और एक बार फिर अंधेरे में उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि मानो उल्लू की तरह वह अंधेरे में पेड़ पर बैठकर फटी आंखों से देख रहा हो। अगले दिन सुबह हो जाती है और 21 दिसंबर का दिन होता है, तो उनकी फैमिली के जाने का साधन लड़के के पापा वही कार बुक करते हैं जो उन्होंने रक्षाबंधन के टाइम में की थी। यहाँ पर इस बार फैमिली मेम्बर्स 4 हैं, और लड़के की फैमिली का मानना है कि अभी ठंड का समय है तो दिन में निकल जाते हैं, अगर वह सुबह निकलते तो दोपहर तक पहुंच ही जाएंगे। तो फाइनली उनके जाने का टाइम होता है, जहां पर हम देखते हैं कि लड़के के पापा ड्राइवर के बगल में और लड़के की सिस्टर अपनी मम्मी के साथ बीच वाली सीट में होता है, और लड़का पीछे वाली सीट पर ऐसे बैठा था जैसे कि उसे किसी से कोई मतलब नहीं हो।
और लगभग 4 घंटे का सफ़र करने के बाद लड़के की फैमिली आरव के यहाँ पहुँच जाती है। जैसा कि हमने आपको पिछली बार बताया कि आरव अपार्टमेंट में रहता है और 5th फ्लोर पर उसका घर है। तो लड़के की फैमिली लिफ्ट से आरव के फ्लोर पर जा रही होती है और यहाँ तक लड़के की हालत, उसके हाथ पैर ऐसे काँप रहे थे कि मानो उसके कल पुर्जे आवाज़ कर रहे हो। अब फाइनली लड़के की फैमिली आरव के यहाँ आती है और दरवाज़ा नॉक करती है। एक बार फिर आरव की मम्मी दरवाज़ा खोलती है। आरव्स मॉम मुस्कुराते हुए, अरे आइए पधारिए, बहुत दिनों बाद आना हुआ आपका। बॉस मॉम, नमस्ते जी, कैसी हैं आप? आरव मॉम, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? सफ़र में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना आपको? बॉस मॉम, नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं। आरव्स मॉम, आप थक गए होंगे ना, चलिए पैर धो लीजिए। तो हम देखते हैं कि आरव के यहाँ आने के बाद लड़के की फैमिली का स्वागत होता है और उसके बाद दोनों फैमिली के बीच बातें शुरू हो जाती है। क्योंकि वह बहुत दिनों बाद मिले होते हैं, इसलिए वह एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। यहाँ तक लड़के के पापा उसके बड़े पापा के बीच हाल चाल पूछा जाता है। और हम देखते हैं कि लड़के के पापा, लड़के की मम्मी और लड़के की सिस्टर आरव की मम्मी के साथ सोफे में बैठे हैं। आरव मॉम, आरव इधर आओ बेटा, देखो हिमांशी दीदी आई है। आरव, हाँ मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूँ। और फिर जब वहाँ आता है तब लड़के की सिस्टर आरव को सीने से लगाती है। सिस्टर, आरव, नाइस टू मीट यू एंड हाउ आर यू बेबी? आरव, आई एम फाइन हिमांशी दीदी एंड नाइस टू मीट यू मोस्ट, बट आई मिस यू बिकॉज आई लव यू सो मच हिमांशी दीदी। सिस्टर, नाइस टू मीट यू अगेन एंड लव यू टू आरव, मिस यू टू बिकॉज you are spoken English and your proposal is very cute और I like this और I love you too आरव। अभी आपने जो इन दोनों के बीच इंग्लिश में गुफ्तगू सुनी, यहाँ पर लड़के की दीदी ने नाइस टू मीट यू कहा और उससे उसका हाल चाल पूछा। इस दौरान लड़के की दीदी ने आरव को सीने से लगाए रखा था। और जब दूसरी गुफ्तगू के दौरान हम देखते हैं कि लड़के की दीदी प्रपोज वाले स्टाइल में बैठी थी, क्योंकि वह हिमांशी दीदी से छोटा था और नॉर्मली वह उसके सीने तक ही आता था, इसलिए लड़के की सिस्टर उसे गले लगाने के लिए घुटना टेक कर उसे गले लगाना पड़ता था। तो हम देखते हैं कि दूसरे गुफ्तगू के दौरान जब यह समाप्त हो जाता है तब लड़के की सिस्टर उसे अपनी तरफ खींच के उसको टाइट वाला हक करती है और वह लड़के की सिस्टर के टच को फील करता है, जहाँ पर उसे परफ्यूम की खुशबू आती है और एक बार फिर वह खो सा जाता है। पर लड़के की सिस्टर का टच आरव के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था, क्योंकि पहले गुफ्तगू के दौरान जब लड़के की दीदी ने उसे सीने से लगाया था तब इस दौरान लड़के को मतलब आरव को इरेक्शन आ जाता है और उसका प्राइवेट पार्ट खड़ा हो जाता है और उसकी भी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। और फिर दूसरे गुफ्तगू के दौरान जब लड़के की सिस्टर उसे टाइट वाला हक करती तब उसका पेनिस लड़के की सिस्टर के बेली फैट वाले एरिया यानी पेट का वह हिस्सा जहाँ पर निप्पल होती है उस एरिया पे टाइटली लग जाता है। और यह एहसास करते हुए आरव एक पल के लिए आंखें बंद कर लेता है और इस सेक्सुअल मोमेंट को एंजॉय करता है। लड़के की सिस्टर हिमांशी ने भी इस मोमेंट को एंजॉय किया। उसके बाद लड़के की दीदी आरव को अलग करती है और उसके गाल पे किस करके उसके अपने साथ सोफे पे बिठाती है और फिर वह दोनों घुल मिलकर आपस में बातें करने लगते हैं। और इस दौरान लड़के की सिस्टर का एक हाथ आरव के कंधे में होता है और वह उससे अपने पास होल्ड करके बैठती है। उसके बाद लड़के की मम्मी सभी के लिए चाय बनाती है और चाय आने के बाद लड़के की सिस्टर फिर एक बार आरव को अपने हाथों से बिस्किट खिलाती है और उसके बाद लड़के की सिस्टर और आरव चेयर्स करते हुए एक साथ चाय पीते हैं। और अब बात करें लड़के की, तो जो भी उसने यहाँ तक देखा मानो उसके बाद उसके अंदर भूचाल सा आ गया हो। जब उसने पहले गुफ्तगू के दौरान उन दोनों को देखा तब उसका वो हाल हुआ कि मानो वह उसके पुर्जे टूट के बिखर गए हो। और फिर दूसरे गुफ्तगू के दौरान लड़का जब उन्हें देखता है तब उसका वो हाल होता है मानो वह कई सारे टुकड़ों में बिखर गया हो जिसे समेटने वाला कोई ना हो। फिर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर और आरव मस्ती कर रहे होते हैं। तभी आरव हिमांशी दीदी के सिर में गोदी में सिर रख के सो जाता है, पर वह सोता नहीं है, सिर्फ सिर रखा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर को आँख लगने लगती है। आरव्स मॉम, अरे हिमांशी क्या हुआ, लगता है तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई। सिस्टर, हाँ बड़ी मम्मी, कुछ देर
के लिए सोना चाहती हूँ। आरव, तुम चलोगे भैया मेरे साथ सोने? आरव, हाँ हिमांशी दीदी, चलिए ना, सोने चलते हैं। उसके बाद वह दोनों आरव के कमरे में आ जाते हैं। लड़के की सिस्टर बिस्तर पर लेटते ही सुकून महसूस करती है और फिर वह आरव से कहती है, सिस्टर, आरव, दरअसल बात यह है कि जब मैं तुम्हें कस के गले लगाई तो तुम्हारे पेनिस के टच ने मेरी फीलिंग्स जगा दी, और अब मैं थक गई ना सफ़र से, इसलिए एक तो मुझे नींद आ रही है, ऊपर से तुम्हारे पेनिस के टच ने मेरी फीलिंग जगा दी, इसलिए तुम्हें साथ लेकर आई हूँ। आरव, हिमांशी दीदी, एक बात मुझे समझ नहीं आती कि जब भी आप मुझे सीने से लगाती हैं तो मुझे क्या हो जाता है कि मेरा पेनिस हार्ड हो जाता है? सिस्टर, प्यार की वजह से भैया। क्या है, जब आपको सामने वाले से बेपनाह मोहब्बत हो तब आपके हार्मोन एक्टिव तो होते ही है ना, इसलिए तुम्हारा पेनिस हार्ड हो जाता है। आरव, शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं भैया। जब भी तुम्हें मैं गले लगाऊं या अपने से चिपका लो, तुम अपना पेनिस मुझसे लगा लिया करो ताकि तुम्हें एक लड़की का टच फील हो। आरव, हिमांशी दीदी, मुझे आपको गले लगाने का मन करता है, आपसे चिपकने का मन करता है, क्योंकि मुझे आपको गले लगाना बहुत अच्छा लगता है। सिस्टर, आरव, मुझे भी तुम्हें गले लगाने का बहुत मन करता है, और मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने से चिपका के सो जाऊँ, और अभी ना मुझे नींद आ रही है। आ जाओ भैया, एक दूसरे को सेटिस्फाई करते हैं। तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी तो तुम भी मेरे साथ सो जाना, हम दोनों आज अपनी स्लीप कंप्लीट करते हैं, ठीक है बेबी? आरव, ठीक है दीदी कहता है। उसके बाद लड़के की सिस्टर सीधा लेट जाती है। आरव उसके ऊपर उल्टा होकर चिपक लेता है। उसका पेनिस हार्ड होता है और उसमें इरेक्शन आ जाता है, और वहाँ लड़के की सिस्टर के वजाइना वाले एरिया में गद्दे जैसी जगह पर अपना प्राइवेट पार्ट लगाकर लड़के की सिस्टर को जोर से स्ट्रोक लगाने लगता है, और लड़के की सिस्टर ऊपर से मोटा वाला कंबल ओढ़ लेती है जिसमें वह दोनों ढके होते हैं। आरव अपने पेनिस को लड़के की सिस्टर की वजाइना वाले एरिया में रगड़ने के दौरान लड़के की सिस्टर सिसकियाँ ले रही होती है, और अब उसके वजाइना में भी इरेक्शन आ गया था। बस सिंपल सा काम था कि वह लड़के की सिस्टर के वजाइना वाले एरिया में अपना पेनिस सहलाता रहे, जिससे वह इरेक्ट हो जाएगी, और 1 घंटा दोनों एक साथ रोमांस करने के बाद आरव इजैकुलेट कर देता है, यानी उसके पेनिस से मूत की धार सा पानी निकल जाता है, जहाँ पर लड़के की सिस्टर इजैकुलेट हो जाती है और उसका भी ज़ोर से धार सा पानी निकल जाता है। अब यहाँ दोनों सेटिस्फाई हो गए थे और उन्हें अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। अब वे सुकून महसूस कर रहे थे। उसके बाद लड़के की सिस्टर वॉशरूम जाकर अपनी पैंटी चेंज करती है, और उसके बाद आरव भी वॉशरूम जाता है और अपनी अंडरवियर चेंज करता है, और दोनों बहन भैया प्यार से एक दूसरे से चिपक के सो जाते हैं। और इस दौरान लड़के की फैमिली आपस में कुछ विषय पर चर्चा कर रही थी, इसलिए उनमें से कोई भी उन्हें देखने नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगा कि लड़के की दीदी और आरव सो रहे हैं, तो उन्हें लगा कि उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अब शाम का समय होता है, जहाँ पर लड़के की दीदी और आरव की नींद खुलती है, और हम देखते हैं कि शाम होने के साथ ही कमरे में ठंड का एहसास होने लगता है, जिससे उन दोनों को ठंड नहीं लगती, और वे दोनों स्वेटर पहन लेते हैं। मतलब ठंड लगती है और वो दोनों स्वेटर पहन लेते हैं। तभी लड़के की दीदी ने अपनी रैबिट वाली टोपी साथ लाई होती है, और वह उसे पहनकर देखती है, और उसे पहनने के बाद वह छोटी बच्ची टाइम अटकने लगती है। सिस्टर, आरव भैया, मैं कैसी लग रही हूँ? आरव, हिमांशी दीदी, यू आर सो क्यूट रैबिट गर्ल। सिस्टर, और थैंक यू सो मच बेबी माय लव। दरअसल आरव के रूम में एक आईना था जो उसके बिस्तर के पास था, तो वह उस आईने में अपने आप को देख रही होती है, और आरव बिस्तर में बैठा था तो वह लड़के की दीदी की तारीफ करता है, और लड़के की सिस्टर खुश हो जाती है और उसे हक करते हुए सीने से लगाती है, और दोनों कुछ मिनट तक इसी अवस्था में होते हैं। लड़का भी सफ़र से आया होता है तो वह दूसरे बेडरूम में सोया होता है, और जब वह बाहर निकलता है तब उसका वो हाल होता है कि उसने किसी बेवफा लड़की से प्यार किया हो, और बाद में उसी लड़की ने उसका दिल तोड़ा हो, और उसकी हालत ऐसी थी जैसे वह एक पत्थर की मूरत हो। और फिर हमें लड़के की फैमिली को दिखाया जाता है जो कि डाइनिंग हॉल में हीटर के पास आग ताप रहे हैं, और आपस में उनकी बातचीत
बहुत चल रही होती है क्योंकि बहुत दिनों बाद मिले हैं इसलिए। और इधर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी किचन में कॉफ़ी बना रही होती है। उसके बाद वह अपने और आरव के लिए 2 मग में कॉफ़ी निकाल लेती है और उसके रूम में जाती है और उसके साथ बिस्तर में बैठकर एक साथ कॉफ़ी एंजॉय करती है। और उसके बाद लड़के की सिस्टर अपने फ़ोन में नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज़ देख रही होती है और वहाँ फिर से मोटा कंबल ओढ़ लेती है और आरव को अपने कंबल के अंदर ले लेती है। फिर दोनों एक साथ चिपक कर बैठकर नेटफ्लिक्स एंजॉय करते हैं और बीच बीच में एक दूसरे से शरारत करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर आरव के साथ एक बार फिर बिस्तर में रजाई में दबकर सोए हुए होते हैं। कभी दोनों एक दूसरे से बातचीत करते, कभी हल्का सा रोमांस करते या कभी एक दूसरे से चिपक कर सोते। यहाँ पर हमें लड़के की सिस्टर और आरव के बीच लविंग केमिस्ट्री देखने को मिलती है और यह देखकर लड़का उसे जलन होती है और इसलिए वह अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। और फिर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर रात के खाने की तैयारी में आरव की मम्मी और अपनी मम्मी का हाथ बटाती है और आज क्या बनने वाला है वो जान लेते हैं। मिक्स वेज पुलाव, यानी कि उसमें आलू, फूल गोभी, मटर के दाने, पनीर और गाजर, इन सब का एक मिक्स वेज पुलाव बनेगा। और फिर रात हो जाती है और सभी डाइनिंग हॉल में एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं और बाहर इतनी ठंड होती है कि वह हीटर ऑन करते हैं जिससे उन्हें गर्मी का एहसास होता है। और फिर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर आरव के साथ दूसरी चटाई में बैठी है। सिस्टर: आरव, तुम यहाँ बैठो भैया, आज मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ, वो भी अपने हाथों से। आरव: बट हिमांशी दीदी, मैं। सिस्टर: आई अंडरस्टैंड कि तुम क्या कहना चाहते हो, बट आज मैं आई हूँ तो आपको अपनी हिमांशी दीदी के हाथों से खाना खाना होगा। आज अपने हाथ से खाना नहीं खाओगे, आप आराम से बैठ जाओ। यह कहकर लड़के की सिस्टर आरव को पूरा खाना खिलाती है और पानी भी अपने हाथों से पिलाती है जो कि गर्म होता है हल्का सा। और फिर हम देखते हैं कि आरव उठकर चला जाता है और अपने रूम में जाकर विंटर वेकेशन का होमवर्क कर रहा होता है। और हम यहाँ देखते हैं कि सबका खाना हो चुका है। उसके बाद लड़के के मम्मी पापा और उसकी फैमिली साथ में अपनी बातचीत कंटिन्यू करते हैं। और इधर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी आरव के रूम में आती है। सिस्टर: आरव, होमवर्क कर रहे हो भैया? आरव: हाँ दीदी। सिस्टर: ओह, सोशल साइंस, हाँ? आरव: यस दीदी, इस चैप्टर में इस टॉपिक में मुझे लिखना है पर बहुत सारा है, क्या करूँ? सिस्टर: रुको भैया, मैं आपकी हेल्प करती हूँ, अपनी बुक दो। आरव: ये लीजिए दीदी। सिस्टर: अरे, यह चैप्टर तो मेरे सिलेबस में भी था। आरव: सच्ची में दीदी? आरव: सिस्टर: हाँ भैया, मैं इसमें आराम से तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। देखो भैया, इसे यहाँ से शुरू करो, इस पैराग्राफ तक, ज़्यादा मत लिखो, ठीक है? आरव सोशल साइंस में जो चैप्टर लिख रहा होता है उसका एक टॉपिक कम से कम 2-3 पेज का होता है, पर लड़के की सिस्टर उसे उस टॉपिक को इजी बनाती है। उसे इन चैप्टर को जो भी उसे लिखना था उसे वह मार्किंग करती है और आरव को समझाती है कि भैया ऐसे इन टॉपिक को लिखना है, तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। और 1 घंटे के अंदर आरव अपना सारा काम, यानी कि सोशल साइंस का सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेता है और उसे यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा चैप्टर उसने 1 घंटे में पूरा कर लिया। सिस्टर: देखा भैया, एक चैप्टर पूरा हो गया ना? आरव: हाँ दीदी, आपकी हेल्प की वजह से ही हो पाया, थैंक यू सो मच हिमांशी दीदी। लड़के की सिस्टर आरव को गाल पे किस करती है और उसके बाद उनके सोने का टाइम होता है। और हम आपको बता दें कि लड़के की सिस्टर सोने से पहले अपने आप को रिलैक्स करने के लिए म्यूजिक सुनती है, मतलब गाने सुनती है, लड़के की सिस्टर। लेकिन आज वह दोनों साथ में थे तो वहाँ आरव को अपने रूटीन में शामिल कर लेती है। लड़के की सिस्टर के पास वायरलेस ईयरबड होते हैं जो कि वह एक कान में लगाती है और दूसरा वाला आरव अपने एक कान में लगाता है और दोनों चिपक कर बैठते हैं और गाने सुनते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वह धीरे धीरे रोमांटिक मूड में आ रही हैं और रोमांटिक गाने चल रहे हैं। इसलिए लड़के की सिस्टर उसे अपनी गोदी पर सुलाती है, यानी कि वह सीधी लेटी होती है और आरव उसके ऊपर उल्टा होकर लेटा होता है और उसका सिर दीदी के सीने से लग जाता है, जहाँ पर वह उसके सिर पर हाथ फेर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि लड़के की फैमिली सो चुकी है पर लड़के के 12 बजे होते हैं।
तरीके से, क्योंकि आज उसने जो देखा उसके बाद उसका वो हाल हुआ कि मानो वह एक बेसहारा हो, और रात के 12 बजे उसकी आंख ऐसे फटी हुई थी जैसे उल्लू पेड़ पर उल्लू आंखें फाड़ कर देख रहा हो। और लड़के को हर्ट होता है और वह धीरे धीरे रोने लगता है कि मेरी सिस्टर उसे ही क्यों प्यार करती है, मुझे क्यों नहीं। और इधर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर और आरव रोमांटिक गाने सुनकर उनके अंदर भी रोमांटिक फीलिंग जागने लगी। बिस्तर लगाने के बाद वह दोनों बिस्तर में आ जाते हैं और वह कुछ देर एक दूसरे के साथ रोमांटिक बातें करने लगते हैं। सिस्टर: आरव जी, तो बताइए कैसा लगा आपको रोमांटिक सॉन्ग सुनकर? आरव: दीदी बस भी कीजिए ना, मुझे शर्म आ रही है। सिस्टर: ओ कम ऑन बेबी, ऐसे नहीं शर्माती ना बेटू, बताओ ना कैसा लगा तुम्हें? यहाँ पर लड़के की सिस्टर उसका दोनों हाथ पकड़ लेती है और अब वह दोनों, आरव भी अब धीरे धीरे रोमांटिक हो रहा था, तो धीरे से वह हिमांशी दीदी के पास हो जाता है। आरव: हिमांशी दीदी आप बहुत रोमांटिक हो। सिस्टर: थैंक यू सो मच माय लव, मैं बेटू, मेरे प्यारे भैया, तुम मुझे किस करना चाहोगे? चलो ना साथ में लिप किस करते हैं। आरव: हिमांशी दीदी, लिप किस मीन्स होठों को होठों से मिलाना, होठों पर चुम्मा देना। सिस्टर: हाँ तुम्हें पता है, लेकिन इसके बारे में तो तुम बहुत रोमांटिक हो भैया। और आपके साथ ही वहाँ हूँ दीदी। लड़के की सिस्टर उसे अपने से चिपका लेती है और अब दोनों एक दूसरे से चिपक चुके थे। इसका एक पैर लड़के की सिस्टर के ऊपर होता है और दोनों एक दूसरे को कस के चिपके होते हैं। दोनों लिप किस कर रहे होते हैं और एक दूसरे में खो से जाते हैं। यह प्रोग्राम थोड़ी देर चलता है। इसके बाद दोनों की फीलिंग एक बार फिर जागने लगती है, जहाँ पे उसका पेनिस हार्ड हो जाता है और लड़के की सिस्टर को अपनी थाई पे उसका पेनिस महसूस होता है। फिर वह धीरे धीरे गर्म होने लगती है और वह आरव को अलग करते हुए सीधा लेट जाती है और फिर से उसे अपने ऊपर उल्टा सुलाती है, जहाँ पर उसका पेनिस फिर से लड़के की सिस्टर के वजाइना वाले हिस्से में टच हो रहा होता है और फिर उसे मज़ेदार एहसास होता है। लड़के की सिस्टर के वजाइना से अपना पेनिस रब करने लगता है। इस बार वह रोमांटिक क्रिया कर रहा होता है, जैसे कि लड़के की सिस्टर के बूब्स दबा रहा होता है और लड़के की सिस्टर उसका सिर में हाथ फेर रही होती है। फिर दोनों इस अवस्था में लिप किस करते हैं और उन दोनों के होठ गीले हो जाते हैं और इतनी ठंड होने के बाद उन्हें कंबल के अंदर गर्मी में सुकून मिल रहा था। अब अपना पेनिस लड़के की वजाइना में सहलाकर उसे उत्तेजित कर रहे थे। उसे टू फील हो रहा था। 1 घंटा दोनों एक दूसरे का रोमांस करने के बाद वह इजैकुलेट हो गए। आरव के पेनिस से एक बार फिर मूत की धार से पानी निकल गया। लड़के की सिस्टर की वजाइना भी गीली हो गई और उसका भी बहुत जम से पानी निकल गया और एक बार फिर वह दोनों अच्छा महसूस करते हैं और फ्रेश होकर आते हैं। उसके बाद वे दोनों इस रोमांस के बाद इतने खुश होते हैं और लड़के की सिस्टर आरव को चिपका के अपने पास सुला लेती है और यही हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। सेंट्रल आइडिया। तो ऑडियो सीरीज़ की इस स्टोरी में आपने जाना कि इतनी जोर की ठंड में एक लड़का और लड़की किस तरह प्यार रह सकते हैं और यह हमने आपको रोमांस के थ्रू समझा दिया। आरव के यहाँ जाना लड़के की सिस्टर के लिए बिल्कुल सरप्राइज था, क्योंकि लड़के की सिस्टर को कोई प्लान नहीं था कि उसकी फैमिली बहुत टाइम से प्लान बना रही है, मतलब उसे नहीं पता था। लड़के की सिस्टर कहीं ना कहीं मौका तलाश रही थी कि वह अपने कजन भाई के साथ सेटिस्फाई हो जाए और उसे नींद भी आ रही थी, क्योंकि वह सफ़र से थक गई थी। इसलिए उसने आरव को ले गई और एक बार फिर दोनों की लविंग केमिस्ट्री देखने को मिली। दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करने के बाद साथ में सो गए और उसके बाद एक साथ रजाई में दब के सोना, आरव को अपने हाथों से खिलाना और फिर उसके साथ रोमांटिक म्यूज़िक एंजॉय करना, यह सारी चीज़ें बताती है कि दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग है और यह हमें कई बार देखने को मिला है। ऑडियो सीरीज़ की इस स्टोरी में इन दोनों की फीलिंग को डिटेल से दिखाने का तात्पर्य है कि अभी तो यह शुरुआत है। अगली स्टोरी में हम इनके लविंग केमिस्ट्री पर चर्चा करेंगे और यह स्टोरी की तो अभी शुरुआत है, बाकी दोनों की चर्चा अगले स्टोरी में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।